जवान जेसीओ ऑफिसर, उनका जो ह्यूमन जो बॉन्डिंग होती है वो मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। तो वो इतने सारे दुश्मन थे, तो वो बॉन्ड के बिना, वो जो कमराडरी के बिना जीत इम्पॉसिबल। हार्डली पीपल को पता था विक्रम बत्रा कौन है। क्योंकि जब मैंने कॉलेज में प्रेजेंटेशन किया था उनका, तो हार्डली 2 लोगों ने उनका नाम सुना हुआ था आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 57 स्टूडेंट्स। और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्होंने इनका रोल प्ले किया है, बखूबी प्ले किया उस मूवी में, तो उनको एक किताब की एक कॉपी दी गई कैरेक्टर में घुसने के लिए। और जो राइटर है संदीप सर, ही केप्ट अ कॉपी ऑफ माई बुक विद हिम फॉर अ रेफरेंस। जब भी वो डायलॉग्स दिखते थे, 25th बर्थडे आने ही वाला था उनका, एंड वी लॉस्ट। मतलब वो आराम से अपनी वीर गाथा सुना रहा है, बट कुछ दिनों बाद वी लॉस्ट। वो एक गोली पत्थर को लग के रिकोशेट होकर इनके बैक में 26 सितंबर 95 वी लॉस्ट हिम। मतलब आप ये मान लो खून से लथपथ है वो सोल्जर, उसको पता है मृत्यु मेरे निकट है, फिर भी वो उसका अंदर जो मोरल है, जो स्पिरिट है, वो गया नहीं। उनकी बेटी की शादी कारगिल के बाद हुई थी, बहादुर सिंह की जो बेटी की शादी है। उनके प्लान्स थे रिटायर हो जाऊंगा, बेटी की शादी अच्छे से करूंगा, बट सैडली वी लॉस्ट बहादुर सिंह सर इन दैट। तो अब ये समझो दे आर प्रोबेबली द ओनली सीओ एंड सूबेदार मेजर जोड़ी जो अभी भी जीवित है। 71 की जो राजपूत उनके जवान थे, दे फॉलोड सूट, दे रिमूव्ड देयर बूट्स। हवलदार शर्मन सिंह उनके पीछे पीछे गए थे, एंड ये ऊपर पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। एंड पाकिस्तानी ऐसे घबरा गए, उन्होंने पत्थर लुढ़काने चालू कर दिया, और कैंगरूज फेल डाउन टू हिज डेथ 200 फीट नीचे। उनको जब असॉल्ट कर रहे थे वो 4 तक, उनको 4 गोलियां लगी मेघराज। उसके बावजूद ही मैनेज टू लॉब अ ग्रेनेड उन्होंने दागा, ही फायर्ड, वहाँ मशीन गन को साइलेंस किया मेघराज साहब ने। एंड ही टर्न्ड अराउंड टू लुक एट हिज कॉमरेड्स एंड ही फेल। हम सुनते हैं न्यूज में कि 2 मिलिटेंट को मार दिया, 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, विच इज अ ग्रेट थिंग। उस जमाने में जो ऑफिसर साहिबान और जो जेसीओज वहाँ पे वैली में रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मिलिटेंट मिले पड़ते रहे। 8-10 दिन तक भूपेंद्र सिंह वॉज सच अ ब्रेव मैन। टेररिस्ट ने काफ़ी कुछ कोशिश किया उनसे, बट ही नेवर रिवील्ड एनीथिंग। और देन ही वाज शॉट इन कोल्ड ब्लड। भूपेंद्र सिंह सर को शूट कर दिया था। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि दीपक, तो अरुण वॉज इवन अबाउ 9 पैरा स्टैंडर्ड्स। मतलब वो उसका स्टैंडर्ड जो था अरुण का, वो अलग ही था। एक भी अगर यूनिफॉर्म पहन ले तो मेरा जॉब डन। बट वो जब मैम बात कर रही थी उनके देवर के बारे में, तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज। जय हिंद दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि 21 साल का एक नौजवान लड़का बेंगलोर में पला बड़ा, जिसका कोई आर्मी से कोई बैकग्राउंड नहीं है, परिवार में कोई आर्मी में नहीं है, और 21 साल की उम्र में जब लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और वो अपनी पहली बुक लॉन्च कर देता है, आपको कैसा लगेगा? तो आइए आज जानते हैं उसी स्टोरी के बारे में और उससे फॉलोड जो भी बुक्स लिखी हैं दीपक सुराना सर से। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है द एक्सपीरियंस मैटर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। धन्यवाद है फॉर यू कॉलिंग मी। आज बात करने का मौका मिला आपके साथ द एक्सपीरियंस मैटर्स चैनल पे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो सर यही एक्सपीरियंस मैटर्स में आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। तो सर इस कहानी की कहानी क्या है? आप शेरशाह कैसे हुआ? तो सर मैं आपको ले चलता हूँ 2004 में। 2004 में जैसे कि दर्शकों जो देख रहे हैं उनको पता होगा, जो काफ़ी उस टाइम 90s में जो बड़े हुए, LOC कारगिल और लक्ष्य नाम की 2 मूवीज़ आई थी। करेक्ट, वॉर मूवीज़। मतलब 6 महीने के अंतराल में। और मैंने ये मूवीज़ देखी थी एज अ 3rd स्टैंडर्ड किड। 3rd स्टैंडर्ड में था मैं उस समय में। और तब सर जैसे हमको जब बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो हमको लगता है सारी काल्पनिक कहानियाँ हैं, और परिवार में भी किसी को इसका नॉलेज था नहीं। तो हमने देखा, वी गॉट इंस्पायर्ड किया, ठीक है ये भी बंदूक होती है, और हमने घर पे जो बैट्स होती है उसको बंदूक की तरह आजमाना चालू कर दिया। वो जो बच्चे जो करते हैं, आम बच्चे जो करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे समय गुजरता गया, 2009 में सर जब कारगिल की 10वीं वर्षगांठ थी, सालगिरह, उस टाइम मेरी 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक में एक छोटी सी बुकलेट थी पीछे। और उस बुकलेट में इन सारे जो कैरेक्टर्स जो मैंने मूवी में देखे हुए थे उनके नाम थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, कैप्टन विजयन थापर, कैप्टन कैंगरूज है। तो इनका नाम जब मैंने देखा तब मेरे को एक अंदाज़ा हुआ कि यार दीज आर ऑल रियल स्टोरीज, ये फिक्शनल नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। उसके बाद उसी दिन जब मैं वापस घर पहुंचा तो वहाँ पे एक NDTV की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी, 10 years ऑफ कारगिल, रिमेम्बरेंस। 10 years ऑफ कारगिल, मेरे को अभी भी उसका टाइटल याद है, रिमेम्बरेंस। और वहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा का जो फेमस इंटरव्यू है, जहाँ पे उन्होंने ये दिल मांगे मोर बोला था, वहाँ पे वो इंटरव्यू चल रहा था, और उनके नीचे लिखा हुआ था कैप्टन विक्रम बत्रा PVC पोस्थमस। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ मेरे को पोस्थमस का अर्थ पता नहीं था। पोस्थमस होता क्या है? तो मैंने, मेरी माताजी बैठी हुई थी वहाँ पे, उनको पूछ लिया पोस्थमस क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि पोस्थमस एक वो अवार्ड होता है, वो पुरस्कार होता है जो आपको मरणोपरांत मिलता है। अच्छा, आपकी शहादत के बाद आपको दिया जाता है। तब मेरे को सडन में एज अ 13 year old वो हिट हुआ कि यार ये ही लाफिंग एट द कैमरा, मतलब वो आराम से अपनी वीर गाथा सुना रहा है, बट कुछ दिनों बाद
वी लॉस्ट हिम. ही वॉज अ 25-year-old ऑफिसर. 25th बर्थडे आने ही वाला था उनका, एंड वी लॉस्ट हिम. तब मेरे को पता लगा यार कि लोगों ने क्या क्या किया हुआ है इस देश के लिए. उसके बाद यूट्यूब आई. यूट्यूब भी 2009-10 से ही इंडिया में बूम होना पिक हुआ, तो थोड़े और वीडियोस देखे उनके मैंने. करेक्ट. 2013 में उनके ब्रदर, जो ट्विन ब्रदर है, आइडेंटिकल ट्विन, जुड़वा भाई उनके, विशाल बत्रा सर, उनका मेरे को ईमेल आईडी मिला था लिंक्डइन पे. ओके. मैंने उनको एज अ टिपिकल 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मैंने उनको ईमेल लिखा था कि सर आई एम सो एंड सो फ्रॉम बैंगलोर, और मैं शेरशाह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एंड ये मेरी हुई. ही वॉज ग्रेशियस इनफ टू रिप्लाई. उन्होंने, उनका रिप्लाई आया मेरे को वापस आफ्टर अ मंथ, एंड तब से मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट रहा है. उसके बाद सर 2016 आई कैन से अ ट्रिप टू हिमाचल प्रदेश. मैं गया था मेरे दादा दादी और कजिन्स के साथ. तो मैंने उसमें आई हैड एडेड पालमपुर टू द आइटनरी. जनरली लोग पालमपुर को ऐड करते नहीं है, वो शिमला मनाली मैक्सिमम धर्मशाला से निकल जाएंगे. पालमपुर को लोग दे जनरली डोंट गो देयर फॉर टूरिज्म पर्पस. बट मेरे को पता था कि वहाँ पे वीर फैमिलीज काफ़ी है, जैसे मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया की घर है वहाँ पे. सो हमने पालमपुर ऐड किया था एक दिन के लिए, एंड 4 घंटे के गैप में वी वर एबल टू विजिट ये जो 3 घर मैं आपको जिनके नाम बताए थे, मेजर सुधीर वालिया, अच्छा, कैप्टन विक्रम बत्रा एंड कैप्टन सौरभ कालिया. तो आप इनके घर पे विजिट करते हैं? इनके घर पे गए थे हम लोग. मेजर सुधीर वालिया के माताजी पिताजी जो वी लॉस्ट हिज फादर कुछ फ्यू डेज बैक, और माताजी भी 2-3 साल पहले हमने खो दिया थे, सुधीर वालिया की माता. तो उन दोनों से हम मिले. उनकी सिस्टर से मिले हम लोग, उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर इन लॉ. फिर कैप्टन बत्रा के घर गए, वहाँ पे उनके फादर और मदर थे. अच्छा. और माताजी ने जब वहाँ पे विक्रम सर के घर पे एक कैबिनेट था सर, और कैबिनेट में उनके मेडल्स लगे हुए थे. अच्छा. जो उनके कम सर्विस में जो उनके 3-4 जो मेडल थे, और उसमें एक वाला छोटा सा मेडल पे मेरी आंखें जा रही थी, और वो था पर्पल रिबन, पर्पल. और मैंने जितना पढ़ा हुआ था इंडियन आर्मी के बारे में, तो मेरे को पता, एक अंदाजा था कि ये होना हो इट इज़ अ परमवीर चक्र. तो जब मेरी आंखें वहीं पे थी 5 मिनट के लिए, तो विक्रम सर की माता जी, सैडली हम उनको भी खो दिए थे लास्ट ईयर. तो वो आई थी, वो कैबिनेट उन्होंने खोला और वो दिया था मेरे को मेडल मेरे हाथ में. अच्छा. टू जस्ट होल्ड. एंड दैट फीलिंग, आई थिंक मेरे पास शब्द कम हो जाएंगे वो बयां करने के लिए, जो मेरे अंदर उस टाइम जो भावना थी. और जब मैंने देखा उधर मेडल के जो रिवर्स पे लिखा हुआ था विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, एंड तब वो मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि 21 भारतीयों को ही मिला है आज़ादी के. 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 5 बड़ी बड़ी जंगें हम लड़ चुके हैं, बट उसमें से सिर्फ 21 शूरवीरों को ये मिला हुआ है. एंड उस टाइम से 2016 में इसके बारे में ज़्यादा साउथ में पता नहीं था लोगों को. मतलब जहाँ से मैं आता हूँ बैंगलोर से, तो हार्डली पीपल को पता था विक्रम बत्रा कौन है. क्योंकि जब मैंने कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन किया था उनका, तो हार्डली 2 लोगों ने उनका नाम सुना हुआ था. अच्छा. आउट ऑफ अ क्लास ऑफ 57 स्टूडेंट्स. तब मेरे को ये हुआ कि नहीं यार, इनकी स्टोरी यहाँ सीमित नहीं रहनी चाहिए कांगड़ा में या पालमपुर में. तो ये मेरा फर्स्ट वो आइडिया आया था, जिस थॉट मैंने शेयर की थी उनके ब्रदर के साथ. एंड तब से मैंने वो जर्नी स्टार्ट की. मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी, उनकी आत्मकथा, इंटरव्यू किया उनके साथ जो कॉमरेड्स थे, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स. और 2017 में सर इसका लॉन्च हुआ था बैंगलोर में. उनके परिवार जन आए थे, माता पिता, भाई बहन, और उनके साथी जो इनके साथ में थे युद्ध में, वो सारे आए थे. और वहाँ वो मेरा पहला, जो आप कह सकते हो, इट वॉज द फर्स्ट स्टोन ऑफ माई. कितना समय लगा इसको बुक को लिखने में? मेरे को लग गया था सर 1 वर्ष लग गया था, बिकॉज ये मैं उस समय BBA कर रहा था, और BBA लोगों को पता है इट्स नॉट दैट टफ अ कोर्स. BBA में ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट होता है. एब्सोल्युटली. तो मेरे पास टाइम था, आई हैड दैट टाइम, जो मेरे पास एक्स्ट्रा मिलता था आफ्टर कॉलेज. तो मैंने उस पर वो व्यतीत, और मेरे को इसमें शौक था बातें करना, फौजियों से, एक्स रिटायर्ड जो हुए. एंड आई वाज लकी इन द सेंस दैट सर उस समय मेरी वर्ष 21 साल का था, मैं आई वाज 21 ईयर्स. बट जब ऑफिसर्स, ये जो सीनियर ऑफिसर्स को पता चला कि ही इज डूइंग समथिंग गुड, समथिंग जेन्युइन, तो उन्होंने मेरे को, मतलब अगर मेरे को आधा घंटे का इंटरव्यू का टाइम मिलता था, तो वो 2 घंटे का हो जाता था. मतलब सो अभी जनरल YK जोशी का नाम आपने सुना ही होगा. लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, दो विक्रम बत्रा सर के CO थे कारगिल वॉर में. मेरे को उनका, आई स्टिल रिमेंबर, February 24th 2017 में उनको इंटरव्यू करने का मौका मिला था. अच्छा. आई हैड अ चांस एंड आई वाज गिवन जस्ट 20 minutes. मेरे को बोला गया था यू हैव 20 minutes टू टॉक टू जनरल एट हिज होम इन दिल्ली कैंट. तो मेरा यहाँ अपॉइंटमेंट था 5 बजे का, मैं पहुँच गया 4 बजे. आई डिड नॉट वांट टू मिस अ चांस. तो मैं गेट के बाहर खड़ा रहा, धौला कुआं में, दिल्ली. फिर अंदर गया, इट वाज अ 1 kilometer वॉक फ्रॉम द गेट. वहाँ पहुँच के फिर जनरल जोशी, जब ही सॉ मी, ही वाज सरप्राइज्ड. यार ही वाज एक्सपेक्टिंग समवन सीनियर इन एज. बट जब हम बातें करना हमारा शुरू हुआ, इट वाज अ महाशिवरात्रि.
एंड वो हाफ एन आवर 20 मिनट्स का इंटरव्यू स्ट्रेच टिल 2.5 आवर्स। वाह। उन्होंने पेन ड्राइव में सारा प्रेजेंटेशन उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया बाकायदा कि आर्टिलरी का एयर बस्ट क्या होता है, MMG फायर कैसा होता है, LMG कैसा होता है, हाउ इज एवरीथिंग, उन्होंने एक्सप्लेन किया मेरे को एज अ 21 ईयर ओल्ड। तो ये मेरा जर्नी इन लोगों के कारण इट वॉज वो अंजाम तक पहुंच पाया जो कैप्टन बत्रा की जो लिखा है। बिकॉज अगर उनका सपोर्ट ना होता, अगर वो इतना समय ना निकालते तो शायद मैं कभी। कैसे अप्रोच करते थे आप लोगों को, मतलब आपने तो सर जैसे मैं अभी विशाल सर को जानता था तो तब उन्होंने मेरे को 2 बंदों से और कनेक्ट करवाया। तो आर्मी में सा एक नेटवर्क सा बन जाता है, जैसे आप सिविल वर्ल्ड लाइफ में भी होता है, कॉर्पोरेट में भी। तो जब लोगों को पता लगता है कि यार ये अच्छा कर रहा है तो वो आपको और 2 लोगों से कनेक्ट करेंगे जिनको ज्यादा जानकारी है विक्रम बत्रा के बारे में। राइट। सो ऐसा चेन बनता गया। ओके, नाइस। तो जब आप ये स्टोरी मतलब आप रिसर्च कर रहे थे इस बुक के ऊपर, कैसा एक्सपीरियंस था आप जब लोगों से कनेक्ट कर रहे थे? वो कुछ ऐसी अनहर्ड स्टोरी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है जो आप या बुक से रेफर करना चाहें, आप बताना चाहें? तो सर कैप्टन विक्रम बत्रा का जो व्यक्तित्व है काफी मजाकिया सा, उनको मजाक करना पसंद था, प्रैंकस्टर थे वो, और काफी दिलेर, फ्लैम्बॉयंट मतलब आउटस्पोकन, मतलब किसी से झिझकते नहीं थे बात करने में, चाहे बड़ा हो छोटा। ही ऑलवेज हैड दैट स्ट्रीक टू हिम। वेरी फ्लैम्बॉयंट, बचपन से काफ़ी ये मतलब आउट गोइंग से रहे हैं। सर इनकी एक ऐसी कहानी जो एक्चुअली पता नहीं कि वो काफ़ी जेनरस थे, ही वॉज वेरी जेनरस। तो इनको सेलेक्ट किया गया था 1994 के दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड के लिए। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द NCC, ही वॉज फ्रॉम द एयर विंग। तो ये गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो उनकी NCC की टोली थी, वहाँ पे दिल्ली पहुँच गए थे। तो उनका एक फ्रेंड था जोगिंदर पाल सिंह, जो आज अभी आर्मी में इज अ सर्विंग कर्नल, JP सिंह सर। तो जोगिंदर पाल सिंह सर का पर्स बटवा चोरी हो गया था। तो उस पूरा ट्रिप का जो उनका खर्चा रहा, उस टाइम तो सर पॉकेट मनी भी कम होती थी, 250-300 रुपए की मिलती थी, 94 की बात कर रहा हूँ मैं। तो विक्रम सर ने उनका पूरा खर्चा अपने बलबूते पे उठाया था। इवन एट दैट इज उन्होंने बोला JP डोंट वरी, आई विल टेक केयर। एंड जब ये वापस चंडीगढ़ पहुंचे तो JP ने वापस ऑफर किया उनको कि विक्रम बत्रा ने रिफ्यूज कर दिया, क्या फ्रेंडशिप के बीच में दिस शुडंट कम। तो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाई, जेनरस थे। मैंने जब इनके जवानों से बात की, जिन लोगों ने इनके साथ ऑपरेट किया है, तो वो ये बोलते हैं कि साहब वो कभी ऐसा नहीं फील होने देते थे कि मैं अफसर हूँ। वो हमारे साथ बैठ जाते थे लंगर में खाना खाने। सो इसी कारण उनको वो सक्सेस मिली जो कारगिल में मिली ना, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग थी जवानों के साथ। अगर आप उनकी पिक्चर्स भी देखो सोपोर से या कारगिल से, वो सारी जवानों के साथ, वो ही इज इन बिटवीन। तो उनको पता अच्छा लगता था, मतलब वो ही यूज्ड टू शो देम फोटोग्राफ्स, घर से चिट्ठियाँ पढ़ाते थे उनको जवानों को। तो अभी भी मतलब उन्होंने विक्रम सर के साथ 1.5 साल ही सर्विस की, बिकॉज 1.5 साल में ही वी लॉस्ट हिम इन कारगिल। बट अभी 26 साल गुजर गए सर, 27 साल होने वाले जुलाई में, फिर भी उनको अभी भी वो ताज़ा यादें है, विक्रम सर की जो यादें है, इट इज़ वेरी फ्रेश इन देयर मेमोरी। तो ये इज वेरी जेनरस। ये एक साल मतलब वी टॉक अबाउट दैट ब्रेवरी, करेज जो दुनिया ने देखा हुआ है, जो काफ़ी, बट दैट जो उनके अंदर जो जेनरोसिटी थी एट दैट यंगर एज, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। Nice, very nice. So I think this particular anecdote also written in this book. Yeah, it is written, sir. It is written in this book. यहाँ पे लिखा हुआ है. There's a chapter called the years of consolidation. अच्छा. जहाँ पे इनका consolidation हुआ है. Okay. So this has been written there. Very nice. जहाँ ये गए थे. Consolidation मानो मतलब उस समय में सर अगर आपको you would have known के मर्चेंट नेवी का उनको मिला था, मर्चेंट नेवी का उनको कॉल लेटर आ गया था। कॉल लेटर। ही वाज इन अ डिलेमा कि क्या करूं मैं, क्या करूं, बिकॉज 20 साल का लड़का है सर, हाउ डू यू नो डिसाइड। लास्ट मोमेंट में 2 दिन ही वाज अबाउट टू लीव फॉर चेन्नई, मद्रास, वो प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है मर्चेंट नेवी में, तो वो उन्होंने लास्ट मोमेंट में ठुकरा दिया कि नहीं मेरे को कुछ और करना है। इस तरह से वो आर्मी में। सर ये भी पता चला है कि जो शेरशाह मूवी बनी है वो उसमें आपकी बुक का रेफरेंस या रिसर्च आपसे भी कांटेक्ट किया गया है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो सर ये इसका मैं श्रेय दूंगा विशाल सर को, इनके जो ब्रदर है, क्योंकि जो मूवी मेकर्स को काश एंटरटेनमेंट इज वन ऑफ द को प्रोड्यूसर्स, उनके शबीर बॉक्स वाला जो प्रोड्यूसर थे, ही वाज द को प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी शेरशाह। ओके। तो ही हैड दैट कि मेरे को मूवी बनानी है कैप्टन बत्रा पे। तो जब उन्होंने फैमिली से कांटेक्ट किया विशाल बत्रा से, 2015-16 की बात है, उस समय जब बुक को स्टिल इन द राइटिंग प्रोसेस। तो विशाल सर ने उनको बोला, शबीर सर को, शबीर बॉक्स सर के, दीपक नाम का एक लड़का है बैंगलोर में, ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन विक्रम, तो आप उनसे कांटेक्ट करो। ओके। तो बुक रिलीज के 1 मंथ बाद में शबीर बॉक्स वाला और जो राइटर थे उस मूवी के, संदीप श्रीवास्तव, वो बैंगलोर
बैंगलोर आए थे मिलने के लिए। मिलने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ 3 आवर्स का इंटरेक्शन हुआ था हमारा, कैमरा वैमरा सेट करके। दे आस्क्ड मी अबाउट विक्रम बत्रा, उनके जो जिंदगी के जो अलग अलग पहलू थे उसके बारे में उन्होंने मेरे से पूछा था। और जो सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्होंने इनका रोल प्ले किया है, बखूबी प्ले किया उस मूवी में। जैन साहब, लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा रिपोर्टिंग सर। तो उनको एक किताब की एक कॉपी दी गई थी फॉर रेफरेंस टू गेट इनटू दी कैरेक्टर में घुसने के लिए, जो वो उनका जो प्रिपरेशन होता है तो उनको दिया गया था। और जो राइटर है संदीप सर, ही केप्ट अ कॉपी ऑफ माय बुक विथ हिम फॉर अ रेफरेंस जब भी वो डायलॉग्स दिखते थे। एंड ऑन एंड ऑफ वो मेरे को फ़ोन किया करते थे। शबीर बॉक्स वाला भी फ़ोन किया करते थे, मतलब इफ एनीथिंग दे वांटेड कुछ और आउटसाइड व्हाट दे। तो वो आई वाज ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द, यू कैन से आई वाज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम फॉर दैट। आई थिंक वी कैन सी आपका शायद उसमें जो वो चलता है शुरू में जो मेरा ओपनिंग क्रेडिट्स में माय नेम इज देयर, ओपनिंग क्रेडिट्स। आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। वेरी नाइस। तो हैव यू गॉट एनी रेम्यूनरेशन फॉर दिस? नो रेम्यूनरेशन, नो, या जस्ट द ओपनिंग क्रेडिट्स, या आउट ऑफ पैशन यार, बिकॉज़ उस एज पे कोई मनी के बारे में सोचता नहीं। टू बी वेरी हॉनेस्ट, 21 जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, तो मेरा यही था कि यार माय हीरो इज देयर, आई डोंट वांट टू अर्न एनीथिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो बस जो रिकग्निशन जो मिल रहा है उनके वजह से, दैट वाज इनफ। सर फिर दूसरी बुक का कैसे शुरुआत हुई? तो सर जब कैप्टन बत्रा का मैंने रिसर्च चालू किया था, जब वो रिसर्च चल रहा था, तो मैंने ऐसे ऐसे नाम सुने इनकी यूनिट से, मतलब जिन लोगों को जानते नहीं हैं लोग, राइफलमैन दीपचंद, आइंस्टाइन, कृष्ण मोहन। सो ये ऐसी कहानियाँ थी जो लोगों को पता ही नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, किसी डोमेन में नहीं थी। ओके। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का ये हाल है, तो इतनी सारी यूनिट है इंडियन आर्मी में जो कारगिल में लड़ी हुई है। 18 ग्रेनेडियर्स, 17 जाट, 1/11 GR, 12 जैकलाई, आई एम मिसिंग अ मेनी यूनिट्स, 2 राजरिफ, काफ़ी सारी यूनिटों ने भाग लिया। करेक्ट। और उसमें देयर आर सो मेनी अनसंग स्टोरीज जो पता नहीं है लोगों को, मतलब 5-6 नाम तो हमको पता लग जाता है बिकॉज वो चलते हैं एवरी ईयर, बट देयर आर मेनी विच आर अनसंग। राइट। और मैंने जो आज तक कारगिल की किताबें पढ़ी थी, मैंने इस किताब के पहले मैंने यही देखा था कि वो काफ़ी मतलब विद ऑल रेस्पेक्ट वो थोड़ी ड्राई किस्म की होती थी, इन द सेंस दैट कोई अभी जनरल मान लो लिख रहा है, वो अपने एंगल से लिख रहा है। हाँ, कि अल्फा कंपनी ने अटैक किया, ब्रावो कंपनी ने अटैक किया, 6 बजे का HR था। मेरे को ह्यूमन टच मिसिंग दिखाई दिया। जो जवान और जो जेसीओ के बीच में जो ह्यूमन टच होता है, जवान, जेसीओ, ऑफिसर, उनका जो ह्यूमन जो बॉन्डिंग होती है वो मेरे को कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। तो मैंने उस ह्यूमन बॉन्ड को, जो कारगिल में जो बॉन्ड्स थे इनके साथ, बिकॉज सर कारगिल में एक दुश्मन नहीं था, मल्टीपल दुश्मन थे। एक तो पाकिस्तानी जो ऊपर बैठा हुआ था, एक तो वहाँ की ऊंचाई 17,000-18,000 फुट की पहाड़ियाँ, एक वहाँ का जो वेदर मौसम, टेरेन, अलग अलग पहाड़ी पे अलग अलग टेरेन, कभी कोई रॉकी है, कभी कोई स्लिपरी टेरेन है। करेक्ट। तो वो इतने सारे दुश्मन थे, तो वो बॉन्ड के बिना, वो जो कैमराडरी के बिना जीत इम्पॉसिबल थी। Absolutely. तो वो कैमराडरी कैप्चर करने के लिए मैंने ये किताब लिखी, द कारगिल स्टोरी, जो ये बॉन्ड्स होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। आपने लेफ्टिनेंट निकेजाकू कैंगरूजे का नाम सुना होगा, ही इज़ अ महावीर चक्र फ्रॉम 2 राजरिफ। राइट। तो ही इज़ फ्रॉम नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, और ही वॉज लीडिंग मैन फ्रॉम द राजपुताना राइफल्स, वो फ्रॉम राजस्थान। तो अब ये मान लो नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट, 2 एक्सट्रीम्स ऑफ द कंट्री। एंड वो एक दूसरे की भाषा भी समझ नहीं पाते थे। हमारे जो राजपूत जवान थे उनको नींबू सब बोला करते थे। ही वॉज कॉल्ड नीबू बाय द ऑफिसर्स, नीबू, ओके, NEIBU। तो आर राजस्थानी राजपूत सोल्जर्स कुड नॉट प्रोनाउंस नीबू, तो उन्होंने नींबू साहब करना चालू, नींबू। ओके। बट जब लड़ाई लग रही थी सर, एंड यहाँ एक ऐसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पे खड़ी चट्टान थी। ओके। वहाँ पे विद द बूट्स वो चढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब ये समझो -25 डिग्री हवाएं चल रही है, 17,000 फुट की पहाड़ी है। वहाँ पे ये जो यंग ऑफिसर था नागालैंड का, 25 साल का, ही ओपनड हिज बूट्स निकाल दिए थे उसने, रॉकेट लॉन्चर को ऐसे लाद दिया था अपने, अच्छा, स्लिंग कर दिया था, एंड ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग। उनको देख के विदाउट जस्ट एनी कमांड, विद वेरी मिनिमम कम्युनिकेशन, जो उनकी लैंग्वेज में जो राजपूत उनके जवान थे, they followed suit, they removed their boots। हवलदार शर्मन सिंह उनके पीछे पीछे गए थे, एंड ये ऊपर पहुंच गए थे ऑलमोस्ट। नाइस। एंड पाकिस्तानी ऐसे घबरा गए, उन्होंने पत्थर लुढ़काने चालू कर दिया, एंड कैंगरूजे फेल डाउन टू हिज डेथ 200 फीट नीचे। उनके पीछे जो हवलदार शर्मन सिंह सेंगर जो राजस्थान के थे, वो भी गिर गए थे नीचे। तो दिस कैमराडरी आई वांटेड टू कैप्चर इन दिस बुक, कारगिल स्टोरी में। तो ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं। वेरी नाइस।
वो बहुत ही अनहर्ड स्टोरीज हैं। एक और अनहर्ड स्टोरी है शायद 17 जाट के बारे में जो आपने कवर किया, अगर आप उसको बताएं तो। वो सर वो 17 जाट की स्टोरी मेरे दिल के काफ़ी करीब है, बिकॉज मैंने पहले कभी सुनी हुई नहीं थी। हवलदार बलवान सिंह उनका नाम था, 17 जाट के थे वो। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द डेल्टा कंपनी ऑफ 17 जाट। तो यहाँ 4875 का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, पॉइंट 4875, जहाँ पे विक्रम बत्रा की शहादत हुई थी। राइट। तो उस पॉइंट 4875 के एक हिस्से को 17 जाट को बोला गया था, यू हैव टू कैप्चर। उसको बोलते थे पिंपल 1, पिंपल 2, वेल बैक। वो कॉम्प्लेक्स का नाम था, पिंपल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पे क्या हुआ था सर, जब ये लोग चढ़ाई कर रहे थे तो सिकलाई यही होती है कि अब रात में आक्रमण करेंगे। करेक्ट। दुश्मन को चौंकाने के लिए, जो भी, फॉर योर सेफ्टी। करेक्ट। एक ऐसा समय आ गया था सर कि सुबह सूरज मतलब सनराइज हो गया था वहाँ पे, सूर्योदय हो रहा था, और ये ऐसी जगह पे फंस गए थे इनकी टोली, जहाँ पे जो पाकिस्तानी स्नाइपर बैठा हुआ था दूरबीन लेके, ही कुड सी एंड वो इनको ऊपर फायर कर रहा था। तो ये फंस गए थे पत्थर के बीच में, ही हैड अ गुड व्यू। तो वहाँ पे बलवान सिंह को गोली लग गई थी पैरों में। अच्छा। वो पाकिस्तानी स्नाइपर वाज ही वाज यूजिंग बलवान सिंह एज अ बेट, कि दूसरों को ललचाने के लिए, बिकॉज इंडियन आर्मी में ये बोलते हैं वी लीव नो वन बिहाइंड। हमारा जो जख्मी साथी भी है हम उनको उसको ले आते हैं, नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। तो जब उन्होंने फायर किया तो पीपल ट्राई टू पुल बलवान सिंह आउट ऑफ दैट। तो बलवान सिंह ने उनको जोर से बोला इन हरियाणवी, उन्होंने ये बोला कि आई कांट एक्चुअली प्रोनाउंस इन हरियाणवी, बट उन्होंने हरियाणवी में उनको बोला कि आप मेरे पास डोंट कम टू सेव मी, वो साला दुश्मन ही इज यूजिंग मी एज अ बेट। एंड ही उन्होंने नारा दिया, जाट बलवान जय भगवान, जाट बलवान जय भगवान। जो जाट रेजिमेंटल सेंटर का जो नारा होता है, जाट बलवान जय भगवान, उन्हें काफ़ी घंटों तक ये नारा लगाए रखा। एंड वो स्नाइपर भी ये अचंबा हो गया कि यार ये मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ दूसरे को लुभाने की, बट नहीं आ रहे लोग, आ ही नहीं रहे, बिकॉज बलवान सिंह ने ऐसा मोरल अप किया हुआ था। मतलब आप ये मान लो खून से लथपथ है वो सोल्जर, उसको पता है मृत्यु मेरे निकट है, फिर भी वो उसका अंदर जो मोरल है, जो स्पिरिट है, वो गया नहीं। वेरी नाइस। और कोई ऐसी कारगिल की स्टोरी जो आप इस बुक से रेफर करना चाहें, जो और सर है जो अनहर्ड है बेसिकली? कारगिल की सर एक कैप्टन अमोल कालिया का आपने नाम सुना? कैप्टन अमोल कालिया, ये 12 जैकेलाई के थे। तो ही वॉज अगेन हम उनके बारे में कम चर्चा करते क्योंकि ये सब जो इनका एक्शन हुआ था बटालिक सेक्टर में हुआ था। बटालिक सेक्टर में रिपोर्टिंग काफ़ी हुई नहीं थी, बिकॉज इट वॉज अवे, थोड़ा रोड हेड से दूर था। तो कैप्टन अमोल कालिया जब ये एनडीए की एग्ज़ाम दी थी उन्होंने, तो उनके काफ़ी कॉलेजेस में भी उनका क्लियर हो गया था, बड़ी बड़ी कॉलेजेस में। तो ही वॉज एक्चुअली डिसाइडिंग कि मेरे को अभी करना क्या। उनके पापा ने उनको बोला कि अमोल, द आर्मी इज द ओनली प्रोफेशन विच हैज़ द मिनिमम करप्शन। सो उनके पापा ने एक ही लाइन बोला, आर्मी इज द प्रोफेशन विच हैज़ मिनिमम करप्शन। तो अमोल कालिया डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, एंड अमोल कालिया ने वो टुकड़ी ले गए थे वो ऊपर 0.5203 नाम की चोटी है। तो 5203 मैं जब आपको बोलता हूँ तो 5203 इज द हाइट ऑफ दैट माउंटेन इन मीटर्स। करेक्ट। 5203 मीटर्स, इट इज ऑलमोस्ट 17,500 फीट अबव सी लेवल। राइट। तो वहाँ पे ही लेड द टीम, और इनके साथ एक जेसीओ साहब थे बहादुर सिंह, वो रिटायर होने वाले थे कुछ ही महीनों में, और कारगिल की लड़ाई लग गई। तो जब दुश्मन का काउंटर अटैक आया था, वी लॉस्ट 12 मैन इंक्लूडिंग कैप्टन अमोल कालिया एंड हवलदार बहादुर सिंह। उनकी बेटी की शादी कारगिल के बाद हुई थी, बहादुर सिंह की जो बेटी की शादी है। उनके प्लान्स थे रिटायर हो जाऊंगा, बेटी की शादी अच्छे से करूंगा, बट सैडली वी लॉस्ट बहादुर सिंह सर इन दैट। तो सर ये किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, तो उसमें तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो वेरी नाइस सर। बट जब आप ये जैसे ठीक है आपने बताया कि जब आप शेरशाह लिख रहे थे तब आपको प्रेरणा मिली कि कारगिल भी लिखना, तो फिर ये कारगिल की रिसर्च कैसे शुरू हुई आपकी? तो सर कारगिल की रिसर्च जैसे 13 जैकरिफ का तो मेरा अच्छा कॉन्टैक्ट का बेस बन गया था, बिकॉज कैप्टन बत्रा की मैंने रिसर्च में कर रखा था उनकी। राइट। और इनके ऑफिसर्स से मेरे को दूसरे ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट मिल गए, जैसे 18 ग्रेनेडियर के, 2 राजरिफ के, 17 जाट के कर्नल दीपक रामपाल जो अनुज नायर सर के साथ में थे। तो कर्नल दीपक रामपाल से मेरा कांटेक्ट हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आर्मी में इट्स लाइक अ चेन, एक नेटवर्क सा है। करेक्ट। तो उन्होंने मेरे को जवान से, जेसीओ साहब से उन्होंने कनेक्ट करवा दिया था। तो ये कांटेक्ट मेरा मतलब ये सिलसिला जारी रहा। मतलब मेरे को आई कैन से दैट आई बीन ब्लेस्ड, मैं मतलब काफ़ी खुश किस्मत समझता हूँ खुद को कि मेरे को इतनी मेरे को मतलब डिफिकल्टी नहीं हुई है मतलब कॉन्टैक्ट्स के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये काम कर रहा है। तो यू बीन ट्रैवलिंग अलोन? आई हैव बीन ट्रैवलिंग यस, मैं गया हूँ गॉन टू द पंजाब बॉर्डर, फाजिल। हाउ वाज फैमिलीज सपोर्ट फॉर यू? Without that, I couldn't have been sitting here with you talking, because family के सपोर्ट के बिना तो ये असंभव था।
मतलब आज तक मेरे को याद नहीं है कि शायद मेरे मम्मी पापा हो या मेरे वी स्टे विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, तो कभी उन्होंने हमको रोका टोका नहीं है। एंड अभी आई हैव बीन मैरिड ऑल्सो लास्ट 5 years, तो उससे भी माई वाइफ इज ऑल्सो वेरी यू नो, मतलब वो कभी कोई रोकते नहीं, बिकॉज लिखने के लिए यू हैव टू स्टे अवेक एब्सोल्युटली 12-1-1-1:30 बजे तक, फोकस भी चाहिए और पीस भी चाहिए। यस, एंड कम बैक फ्रॉम ऑफिस 8 बजे अब आ जाते ऑफिस, सो यू टेक अ ब्रेक, यू स्टार्ट वर्किंग अगेन, कंडक्ट इंटरव्यूज। तो मेरे को आज तक किसी ने रोका नहीं है, मतलब दैट आई फील वेरी ब्लेस्ड। इनके बिना तो इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल विदाउट फैमिली सपोर्ट। तो सर याद है आपको अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में हम लोग मिले थे 1971 का, राइट, मेघना मैम ने जो किया था, मेजर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट का जो इवेंट था 70, तो उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि आपने एक और बुक लिखी है, द लिबरेटर्स ऑफ बांग्लादेश, राइट। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये 35 डेज चली थी, 13 दिन में खत्म हो गया था। आपकी ये जो बुक है ये कैसे एक अलग पर्सपेक्टिव देती है उसको, तो सर क्या कवर करती है बेसिकली? तो ये सर जब मैं विक्रम बत्रा की रिसर्च चालू थी, कारगिल की भी रिसर्च जब कर रहा था, तो मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स जो रेजिमेंट है उसका मैंने देखा था योगदान काफ़ी था, बट लोग बात कम करते थे उसके बारे में। बात जो भी होती थी कारगिल की, 13 जैकरिफ की, बट इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ चुके थे पहले, बट लोग कोई बात करता ही नहीं था। तो इनके क्रेस्ट पे एक नाम था शामगंज, इनका क्रेस्ट होता है रेजिमेंट का, तो जो भी इनके बैटल हॉनर्स होते हैं उसमें वो नाम लिखा होता है। ओके। तो शामगंज 71, तो मैंने 71 तक आज तक जो भी पढ़ा हुआ था वो सब था बसंतर, लोंगेवाला, ढाका, करेक्ट, ये सारी जंगें हमको पता थी। शामगंज का मैंने नाम सुना ही नहीं था। अच्छा। टू बी हॉनेस्ट, जब मैंने वो देखा था नाम, सब मेरे अंदर वो जागा कि यार ये स्टोरी, ये जो अनहर्ड जो बैटल है, इसको हमको बाहर लाना है। Okay. इस स्टोरी को। लकीली फॉर मी जो सीओ साहब थे यूनिट के, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, उसको रघु प्रताप भी बोलते हैं यूनिट को। रघु प्रताप इज द नेम। प्रिंसली स्टेट जब था, जम्मू कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, करेक्ट करेक्ट, तब उस बटालियन को रघु प्रताप कहा जाता था। रघु प्रताप। ओके। वो जो महाराजा होते थे ना, जैसे गुलाब सिंह ने चालू किया था जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस, तो उनके जो राजकुमारों के नाम पे ये नाम रखा गया था, रघु प्रताप। सो वन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज ऑल्सो कॉल्ड रघु प्रताप। तो आई गॉट इन टच विद द सीओ ऑफ द यूनिट, जो उस टाइम सीओ थे 71 में। ही इज अ 90-year-old नाउ। अच्छा, कर्नल सुरेंद्र कपूर, ही स्टेज इन न्यू दिल्ली। ओके। तो सुरेंद्र कपूर सर से मैंने कांटेक्ट किया था कि सर आपकी यूनिट की स्टोरी, आई वांट टू हियर अबाउट द स्टोरी। बुक का आइडिया नहीं था। ओके। तो जब मैं सुनता गया स्टोरी, सब सर ने अपने रिटन नोट्स भेजे मेरे को। अच्छा। उन्होंने जो उनकी जो मेमोरीज थी उस जंग की, तब मेरे को रियलाइज हुआ ऐसी चीज़ें, मतलब हम हमेशा यही बात करते कि 71 की जंग हुई थी दिसंबर 3 से दिसंबर 16। करेक्ट। बट ये लोग नवंबर से लगे हुए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन कर रहे थे। और जब हमारे पे हमला हो रहे थे हमारे पोस्ट पे, तो ये अंदर भी गए हुए हम लोग। बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था। करेक्ट। और ये मतलब इट इज़ अ मैटर ऑफ फॉर्च्यून कि जो उस समय यूनिट के सूबेदार मेजर साहब थे, साधु सिंह, जो जम्मू में रहते हैं, he celebrated his 100th birthday. Wow. 100th. तो अब ये समझो they are probably the only CO and सूबेदार मेजर जोड़ी जो अभी भी जीवित है। 71 की जो। Very nice. तो ये कहानी मैंने छोटी सी, इट वाज माय ट्रिब्यूट टू द यूनिट, वन जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जो इन्होंने शामगंज ईस्ट पाकिस्तान में जो इन्होंने कुछ स्टोरी है, बता सकते हैं बुक से? हमारे वी लॉस्ट 54 पीपल, वन जम्मू कश्मीर राइफल्स लॉस्ट 54 पीपल इन दैट बैटल फॉर 35 डेज। दे कैप्चर्ड 4 प्लेसेस अलग अलग। ओके। वहाँ पे एक कहानी है लांस नायक मेघराज की, वीर चक्र। वी लॉस्ट हिम इन द वॉर। वहाँ पे सर एक पिल बॉक्स था, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे काफ़ी फोर्टिफाई कर रखा था उस जगह को, शामगंज को। एंड वहाँ पे वो जो ब्रिक के बने हुए घर थे, ईंटों के घर पे वो छुपे हुए थे, बंकर और पिल बॉक्स बना के। तो एक जगह ऐसी थी जहाँ पे इनका MMG था। अच्छा। मीडियम मशीन गन, ब्रिक, वहाँ पे 3 बंदे थे इनके। और जब ये अटैक जा रहा था तो उस मशीन गन ने इन सारों को पिन डाउन कर दिया। वन जक्रिफ की जो टोली थी, दे वर ऑल पिन डाउन बिकॉज ऑफ दैट फायर। तो मेघराज ने वॉलंटियर किया कि आई विल टेक दैट पिल बॉक्स आउट। अच्छा। एंड मेघराज एक ऐसे सोल्जर थे जो मतलब काफ़ी क्वाइट से, एकदम शांत से थे पीस टाइम में। कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि वॉर में इतने बड़े काम कर देगा, मतलब ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे, एकदम शांत से थे। ओके। तो मेघराज सर गए वहाँ पे, उनको जब असॉल्ट कर रहे थे वो 4 तक, उनको 4 गोलियां लगी थी मेघराज। अच्छा। उसके बावजूद ही मैनेज टू लॉब अ ग्रेनेड उन्होंने दागा, ही फायर्ड, वहाँ मशीन गन को साइलेंस किया मेघराज साहब ने। अच्छा। एंड ही टर्न्ड अराउंड टू लुक एट हिज कॉमरेड्स एंड ही फेल। वो बट दैट मशीन गन वाज साइलेंस्ड
बिकॉज ऑफ व्हाट लैंस नायक मेघराज डिड। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है इस किताब से। वेरी पावरफुल, वेरी करेजियस स्टोरी। नाइस, वेरी नाइस सर। आई मीन मेरे को मन कर रहा था कि सुनते जाए, स्टोरी बहुत अच्छी है। लेकिन आई थिंक यू आर नॉट स्टॉप टू ओनली दीज 3 बुक्स, एंड अभी आपने एक नया पैरा कमांडो लॉन्च किया है। पैराज के बारे में बहुत सुना है, और अभी अगर आज की बात करें करंट, उसमें आप यूट्यूब पे जस्ट SF एक टाइप करो, आपको आई थिंक 50,000 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, और सब एक से एक बढ़ के एक ब्रेवरी है। ये जो आपकी बुक है पैरा कमांडो, डेफिनेटली इज अबाउट कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया। क्या अलग से कवर करती है ये? क्या ऐसा अलग पहलू लेके आती है? कोई ऐसी अनहर्ड स्टोरी लेके आती है इस तो सर आप जो ये बता रहे हो कि पैराज के बारे में लोगों को पता चलने लग गया है, वो हुआ है मूवी उरी आई थी। करेक्ट। उरी के बाद 2019 से बाद पैराज का पता है। एब्सोल्युटली। और आर्मी का जनरली जो परसेप्शन जो लोगों में हुआ है, जो लोगों को उनका जो नॉलेज मिला आर्मी के बारे में थ्रू द मीडिया, वो 99 के बाद चालू हुआ है, कारगिल के बाद। अरुण सिंह जसरोटिया, कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया, अशोक चक्र सेना मेडल, जो इनकी स्टोरी है, इनका एक्शन हुआ था 95 में। तो काफ़ी कम लोग इनका नाम जानते थे। और वो ज़माना ऐसा था सर कि 9 पैरा के बारे में किसी को ज़्यादा नॉलेज था नहीं। पहले पैरा के बारे में नहीं पता था लोगों को। पैरा मतलब क्या करती है लोगों को पता नहीं था। तो जब मैंने ये लिबरेटर्स ऑफ बांग्लादेश फिनिश की थी, जब ये आ गई थी, मेरी पब्लिशर से मेरी बात हुई थी अरूप बोस से कि नेक्स्ट क्या किया जाए, कौन सी स्टोरी को हमको बाहर लेके आना। तो हमने 6 नाम को शॉर्टलिस्ट किया, 6 हीरोज जिन्होंने वैली में अपनी शहादत दी है, कश्मीर वैली में। उसमें फर्स्ट हीरो वाज कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया। इनके बारे में मैंने Who are the rest 5? The rest 5 एक सज्जन सिंह मलिक थे, एक कर्नल RK शर्मा थे, जो ही इज रिटन हिज ओन बुक शूरवीर जो आई है। एक नायब सूबेदार चुन्नी लाल साहब थे, चुन्नी लाल, उनकी भी सतीश दुआ सर ने एक बुक लिखी है अभी। एक थे लेफ्टिनेंट पार्थिबन, और एक थे मेजर सरवनन कारगिल वाले। तो दीज वर द 5 नेम्स अदर देन अरुण जसरोटिया सर। तो इनका फर्स्ट नाम था हमारे रिसर्च में। वी वांटेड टू कम अप विद दैट 20-25 पेजेस पर हीरो, 30 पेजेस, शॉर्ट स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग। जब हम इसके रिसर्च में घुस गए थे, तब हमने स्टार्ट किया था, ऑन द सेकेंड डे मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यार ये जिस बंदे ने जो काम किए हैं, कैप्टन अरुण जसरोटिया, ही डिजर्व्स अ बुक ऑफ हिज ओन। बिकॉज जिन्होंने जो वैली में 1990 से लेके 1995 तक ही वॉज देयर इन द वैली, कश्मीर वैली, जब मिलिटेंसी स्टार्ट होके पीक पे पहुंची थी। 1990 में स्टार्ट हुई थी, 94-95 वॉज द पीक। और उस टाइम पे इंट्रूजन अभी हम सुनते हैं न्यूज़ में कि 2 मिलिटेंट को मार दिया, 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट उस जमाने में जो अफसर साहिबान और जो जेसीओज वहाँ पे वैली में रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मिलिटेंट मिले पड़ते हैं गाँवों में। सोपोर जो अभी एप्पल का एक्सपोर्टर है, सोपोर एप्पल मंडी काफ़ी बड़ी है सोपोर की। सोपोर को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था 93 में। वहाँ पे आर्मी की कोई प्रेजेंस ही नहीं थी। बारामूला में इमेजिन करो, इन द हार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, वी कुडंट। सो वो हाल था उस समय। और उस दौरान इस बहादुर ने वहाँ पे जो भी किया है, पहले अपने इन्फेंट्री यूनिट के साथ 8 बिहार, वो 8 बिहार के साथ थे। 88 में इनकी कमिश्निंग हुई थी, 88 दिसंबर में। 92 तक वो 8 बिहार के साथ थे, 92 जनवरी फेब तक। जब यूनिट पीस लोकेशन को निकल रही थी टू हैदराबाद, तो इन्होंने डिसाइड किया कि पीस इज नॉट फॉर मी, मैं पीस के लिए नहीं बना हूँ। तो इन्होंने ऑप्ट किया फॉर 9 पैरा, ही वेंट फॉर प्रोबेशन। एंड कोइंसिडेंटली इनके फादर, ही इज अ 2nd जनरेशन ऑफिसर। इनके फादर की लास्ट पोस्टिंग थी उधमपुर में, और उधमपुर में है 9 पैरा का बेस। तो जब ये छुट्टी गए थे 8 बिहार से उधमपुर, तब इन्होंने देखा 9 पैरा वालों को, मैरून बेरे। एंड इनके एक इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे IMA में, कैप्टन परमजीत सिंह सांगा, जो आगे जाके लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा बने। तो जनरल सांगा इनके इंस्ट्रक्टर थे। तो उनको देख के काफ़ी ऑलरेडी इंस्पायर्ड थे IMA से। तो फिर से उन्होंने उनको देखा। इनके जो IMA वाले बैचमेट थे, जो थोड़े सीनियर जूनियर थे, उनको इन्होंने देखा कि यार ये तो सारे मेरे फ्रेंड्स, माय बैचमेट्स आर इन द यूनिफॉर्म, इन द मरून बेरे। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि यार नहीं, मेरे को भी आई एम नॉट मेड फॉर पीस। और एक और ऐसा वाकया है इनकी ज़िंदगी का जो काफ़ी कम पता है। इनको सेलेक्ट किया गया था टू बी दी ADC टू दी आर्मी चीफ। ADC सिक्योरिटी, जो आर्मी चीफ का जो मेन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। तो कैप्टन अरुण जसरोटिया वाज सेलेक्टेड। इनको इंटरव्यू मिला था आफ्टर द प्रोबेशन।
प्रोबेशन के बाद काफ़ी बाद इन्होंने काफ़ी ऑपरेशन कर लिए थे, उनको सेना मेडल मिल चुका था ऑलरेडी। Okay. ही वॉज अ वेल एस्टेब्लिश्ड ऑफिसर। ये 95 की बात है सर, अच्छा। द ईयर वी लॉस्ट हिम। ओके। ये 95 जून की बात है। तो ये इंटरव्यू दे के आ गए थे, ही वाज सेलेक्टेड। उन्होंने अपने पापा को फ़ोन किया एसटीडी से, दिल्ली से, कि पापा मेरे को आई डोंट वांट टू बी द एडीसी। अच्छा। मतलब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ बट माई हार्ट इज़ विद माई मैन। मैंने बिकम अ मेजर और उसके बाद देखूंगा। करेक्ट। बट अभी आई वॉन्ट टू बी विद माई बॉयज़। और जो इनके साथ जो एक और ऑफिसर गए थे इनके यूनिट के फॉर दैट इंटरव्यू, तो अरुण सर ने बोला कि यार वो एडीसी बनेगा तो उसको बेनिफिट भी हो जाएगा, बिकॉज उसका घर भी दिल्ली में है, तो उसको 2 साल की होम पोस्टिंग मिल जाएगी। करेक्ट। तो उस टाइम पे भी ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ब्रदर ऑफिसर कि उसको होम पोस्टिंग मिल जाएगी, मैं तो फिर से वापस आ जाऊंगा। सो आप इमेजिन करो, एडीसी टू द आर्मी चीफ, इट इज़ अ वेरी बिग फेदर टू योर कैप। या मतलब वो आपके करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बट ही वॉन्टेड टू फाइट द टेररिस्ट। तो ये मतलब अनसंग इनकी पहलू है। एक और आपने स्टोरी बताई थी अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, कि देयर वाज सर्टेन एक इन्होंने एक रिवेंज लिया था, वो अगर आप बताएं क्या था वो स्टोरी और कैसे वो हुआ था, वो कवर है इसमें बुक में? हाँ, इट इज कवर्ड। जो यहाँ पे जो इनकी एक्ट्रेस निमृत कौर, जो पहलगाम में हुआ था ये एक्ट्रेस निमृत कौर जो एयरलिफ्ट में अक्षय कुमार के साथ जो थी, निमृत कौर। एब्सोल्युटली। तो निमृत कौर के जो फादर साहब थे मेजर भूपिंदर सिंह, अ वेरी ब्रेव ऑफिसर फ्रॉम द इंजीनियर्स रेजिमेंट, आर्मी इंजीनियर्स के थे वो। ओके। तो ही वॉज डूइंग दैट, जो रोड लेइंग का काम चल रहा था वहाँ पे। काजीगुंड एक जगह है, जैसे आप जम्मू से टनल क्रॉस करके आप कश्मीर में पहुँचते हो तो काजीगुंड इज़ वन ऑफ द फर्स्ट सेटलमेंट। ओके। तो काजीगुंड पे वहाँ वो रोड लेइंग का काम कर रहे थे फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्वॉय। राइट। तो उनको टेररिस्ट ने इन अ फायर फाइट दे अबडक्टेड, कैप्चर कर लिया था उन लोगों। एंड 8-10 दिन तक भूपेंद्र सिंह वॉज सच अ ब्रेव मैन। टेररिस्ट ने काफ़ी कुछ कोशिश किया उनसे, बट ही नेवर रिवील्ड एनीथिंग। ओके। और देन ही वॉज शॉट इन कोल्ड ब्लड। भूपेंद्र सिंह सर को शूट कर दिया था। ओके। उन लोगों को कैप्टन अरुण जसरोटिया ने एंड अनदर ऑफिसर एंड हिज टीम, दे ट्रैक डाउन दोज पीपल हु किल्ड मेजर भूपेंद्र सिंह एंड किल देम। उनको ट्रैक डाउन करके किल किया। ये पहलगाम की बात है सर। दिस हैपेंड इन 1994 फरवरी में हुआ था ये। अच्छा। 94 फरवरी। जनवरी में मैं भूपेंद्र सिंह को शूट किया गया था एंड फरवरी में दे एग्जैक्टेड रिवेंज फ्रॉम द मिलिटेंट्स। तो सर इनके ऊपर कोई और कोई ऐसा कोई बुक या कोई रेफरेंस नहीं है अभी तक अवेलेबल है? आपकी फर्स्ट बुक है? अनफॉर्चुनेटली कैप्टन अरुण जसरोटिया पे कुछ भी मतलब काफ़ी कम लोगों को पता चला है इनके बारे में। इवन दो ही इज एन अशोक चक्र अवार्डी, अच्छा। जो पीस टाइम गैलेंट्री का हाईएस्ट अवार्ड होता है, जो परमवीर चक्र के इक्विवेलेंट होता है। बट एक कॉमिक थी छोटी सी, अरुण जसरोटिया सर की कॉमिक थी। ओके। बट उसके अलावा मतलब कोई रिटन मटेरियल, कोई लिटरेचर इनके ऊपर आज तक आया नहीं है। एंड मेरे को बुक लॉन्च हुआ था मेरा December 17 को न्यू दिल्ली में। ओके। तो हम स्टेज पे थे, उनके ब्रदर थे राकेश जसरोटिया सर, उनकी सिस्टर ज्योति दीदी, उनके ब्रदर इन लॉ कर्नल सिद्धू, उनके ब्रदर इन लॉ भी आर्मी में है, कर्नल सिद्धू। तो जब मैं स्टेज में बैठा हुआ था सर, और जब बुक लॉन्च चल रहा था, और जो ऑफिसर लोग अरुण सर के बारे में जो बात कर रहे थे स्टेज पे आके, जो तब मैंने उनकी जो उनके ब्रदर सिस्टर, उनके जो ब्रदर इन लॉ के आंखों में आंसू देखे। अच्छा। एंड उन्होंने मेरे को जब बोला कि दीपक मतलब थैंक यू सो मच कि फॉर कीपिंग द मेमोरी ऑफ अरुण जसरोटिया लाइफ, भाई की मेमोरी फॉर द वर्ल्ड। ऑफकोर्स उनका तो मेमोरी विल ऑलवेज बी देयर फॉर द फैमिली, बट फॉर द वर्ल्ड। तब मेरे को ये लगा यार कि ये एक लेखक जो होता है वो इसी दिन के लिए जीता है, स्पेशली जो हीरोज़ पे लिखते हैं हम लोग। क्योंकि जब आई कुड सी द हैप्पीनेस इन देयर, वो सैडनेस तो होती है कि यार हमने भाई खो दिया, बट वो प्राइड जो हैप्पीनेस थी उनके अंदर, जब उन्होंने देखा कि मेरे भाई को आज भी कैसे याद किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया है और हिस्ट्री में उनका नाम 30 इयर्स हो गए। और हमने इसका बुक लॉन्च भी December 17 को इसलिए किया था बिकॉज December 17 के दिन ही इनका कमिश्निंग हुई थी आर्मी में। अच्छा। इन 1988। तो इनके 65 कोर्समेट्स आए थे बुक लॉन्च के लिए, 65 कोर्समेट्स। इनके 9 पैरा ऑफिसर्स आए थे। वी हैड 4 कैडेट्स फ्रॉम एको स्क्वाड्रन, जो इनकी स्क्वाड्रन थी इंडिया में। अच्छा। पुणे से आए थे वो टू अटेंड द इवेंट।
जो एको स्क्वाड्रन के 18-19 साल के लड़के, मतलब दे वर बॉर्न 10-12 years after we lost Arun sir, but they came because it is the book launch of sir. For them he is a hero in Echo Squadron. Echo Squadron में उनकी पोर्ट्रेट लगी हुई है. अच्छा. मैं गया हूँ Echo Squadron NDA में. वहाँ पे इनकी पोर्ट्रेट लगी हुई है वहाँ पे. एंड कैप्टन अरुण जसरोटिया की लाइब्रेरी भी है यहाँ पे पैरा रेजिमेंटल सेंटर में. इट इज कॉल्ड द कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया लाइब्रेरी. तो वो बुक लॉन्च का जो माहौल बना था वो सर 3 घंटे चला था इवेंट. अच्छा. नो वन इवन मूव्ड. हमको लगा स्टार्टिंग में कि थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, 3 घंटा ज़्यादा हो गया, बट नो वन इवन मूव्ड. एंड जो वहाँ पे हमारे वन ऑफ आवर गेस्ट वॉज जनरल सुकृति सिंह दहिया, लेफ्टिनेंट जनरल SS दहिया. ओके. ही इज नाउ द डेप्यूटी कमांडेंट ऑफ एट्रैक्ट इन शिमला, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के वो. ओके. डेप्यूटी कमांडेंट है वो. अरुण सर के कोस्टमेट भी थे. अच्छा. 9 पैरा में साथ में भी थे दोनों. अच्छा. एंड ही वॉज द सेकेंड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट. जनरल दहिया IMA में जब ये पास आउट हुए थे, ही वॉज सेकेंड इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट. दैट लेवल ऑफ वो ना. उन्होंने एक बात बोली थी सर इवेंट में, दैट अरुण वॉज एवरीथिंग विच आई कुडंट बिकम. अच्छा. तो अब ये मान लो एक लेफ्टिनेंट जनरल जो अपने बैच का टॉपर रहा है, जिसने इतना सर्विस दिया है, 40 years ही सर्व्ड द नेशन, ही इज बीन विद 9 पैरा, ही इज सीन अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस. बट उन्होंने जब बोला कि अरुण वाज समथिंग विच आई कुडंट बिकम, तब आप समझ लो कि अरुण जसरोटिया की शख्सियत कैसे होगी. ही वॉज अ डोगरा ट्राइब पे थे. डोगरास जो होते हैं हमारे जम्मू हिमाचल में. और डोगरास की सर कैरेक्टरिस्टिक्स जो खासियत होती है वो मॉडेस्ट होते हैं, काफ़ी हम्बल होते हैं और काफ़ी कम बात करते हैं. और जितना काम होता है उतना काम करके दे डोंट टेक क्रेडिट, दे डोंट टेक लाइमलाइट. तो ही वॉज अ ट्रू ब्लू डोगरा. मतलब जो कमांडोज में जो क्वालिटी होनी चाहिए ना सर, सिक्रेटिव, ज़्यादा आना अपना काम करने, जस्ट डोंट कम इन द पिक्चर, काम करके निकल जाओ, काम करके निकल जाओ. ही वॉज द ट्रू कमांडोज. जिससे भी मेरी बात हुई है 9 पैरा के साथ, इनके साथ जो जिन्होंने सर्व किया, कर्नल लोग झा जो इनके काफ़ी करीबी थे. दे वर लाइक फायर एंड आइस कह सकते हैं आप. फायर एंड आइस की जोड़ी थी इनकी. कर्नल लोग झा वो भी आए थे बुक लॉन्च पे. तो उन्होंने मेरे को बोला यार दीपक, अरुण वॉज इवन अबाउ 9 पैरा स्टैंडर्ड्स. मतलब वो उसका स्टैंडर्ड जो था अरुण का वो अलग ही था. इवन दो हम एक ही एज के थे सारे 20 उस टाइम के ऑफिसर, अरुण वॉज डिफरेंट. नॉट बिकॉज वो एक्सेप्शनली फिट थे या कुछ. फिटनेस तो 9 पैरा में सब होते, बहादुर सारे होते. करेक्ट. आप बस वॉलेंटियर करते हो 9 पैरा के लिए, यू आर अ बहादुर. फिटनेस आपकी तो इट इज आले दर्जे की होती है, नेक्स्ट लेवल हो जाती है. इनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी सर, ये ह्यूमिलिटी थी. आत्मीयता काफी थी इनके अंदर. उसका एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा. इनका जो सेना मेडल मिला था जो ऑपरेशन में 1993 में हुआ था, दिसंबर में. ठंड थी, बर्फ पड़ रही थी वहाँ पे. तिलगाम नाम की जगह है, गुलमार्ग सेक्टर में आती है. वहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि टेररिस्ट कोई घर में छुपे हुए. अच्छा. तो जब इनका कांटेक्ट हुआ, डिटेल्स तो आपको बुक में मिल जाएंगी उस ऑपरेशन की, बट मैं आपको यहाँ से जिस्ट में समझा रहा हूँ. कौन से पेज पे रेफरेंस अगर यहाँ पे सर सॉरी यहाँ पे आपको ये बुक में मिल जाएगा. इट इज अराउंड, चैप्टर का नाम है मरूंड मतलब जो इनको मरूनिंग मिला है. एंड ये 109 से लेके 115 तक ये काउंटर मैंने एक्सप्लेन किया. 109 से लेके 1 से 18 तक. सो उस ऑपरेशन में इन्होंने दे हैड प्लान, मतलब काफी डिटेल से प्लान किया था. मेजर सांगा जो इनके टीचर थे पहले IMA में, वो अभी इनके कमांडर थे, टीम कमांडर. तो इन तीनों ने प्लान बनाया था, लोग झा और ये गए थे, सराउंड किया विलेज को. सारा वो स्टोरी है. उसमें एक समय ऐसा आ गया था सर, तो 3 टेररिस्ट को पहले अरुण सर ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, जो उनके कॉर्डन में जो भाग के आए थे. ही शॉट देम. घर में 2 लोग अभी बचे हुए थे. अच्छा. और वो जो घर का ओनर था, he was an old man. और they were just women with him, women middle age, उनकी डॉटर रहेंगी. Right. And अरुण सर was just 25 years old at that time. और वो समझ गए थे कि यार ये बेचारा ये भी he is also under some force from the terrorist. Correct. वरना सर टेररिस्ट लोगों की आदत थी, अगर आपने उसको घर नहीं दिया, खाना नहीं दिया, वो आपको मार देंगे. और they'll take your daughters away. Right. मतलब वो इस किस्म के थे, फॉरेन टेररिस्ट. पाकिस्तान, मतलब वो भी किसी प्रेशर में है. तो अरुण जसरोटिया ने, उनको पता है टेररिस्ट घर पे है. तो जब इनके जो सांगा सर थे इनके जो, तो वो प्लान चल रहा था कि हम कैसे क्या करें ऑपरेशन. तो अरुण सर ने बोला कि सर जस्ट गिव मी 5 minutes.
तो सांगा सर ने पूछा कि वाई अरुण, मतलब अभी तो सर आई विल गो इनसाइड द हाउस एंड गेट ऑल द वैल्यूबल्स, इनके जो भी वैल्यूबल जो कीमती सामान पड़े हुए हैं घर में वो लेके आता वो हूँ। जो बुजुर्ग आदमी के और उनके। तो आप मानोगे नहीं, जब बॉर्डर पिक्चर में आप एक सीन देखते हो जहाँ पे सुनील शेट्टी वो कुरान निकालते हैं, बॉर्डर में एक सीन है जहाँ पे गांव में आग लग जाती है, हाँ। वहाँ पे वो जाते हैं एंड ही डज, वो तो मूवी में है, मूवी में इन रियलिटी अरुण जस्ट्रोटिया गए अंदर, वो बुजुर्ग आदमी का कारपेट का बिजनेस था। अच्छा। सारी उसकी कारपेट्स बाहर निकाली, अच्छा। उसके सारे जो ज्वेलरी थी, उसकी जो कुरान थी, सारा उन्होंने बाहर किया वाह। एंड फिर कार्रवाई की। तो आप मान लो एट द कॉस्ट ओन रिस्क, उन पे इतना रिस्क था, मेरे टेररिस्ट बैठे हुए हैं वहाँ, ही डिड दैट। वो एक कंपैशन था उनके अंदर, दूसरों के प्रति काफ़ी कंपैशनेट था। ऐसा नहीं कि हम लोग का वो एक परसेप्शन है कि कमांडो है तो पत्थर दिल का है, इज दिस, दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, बट जब काम करना है वो काम करेंगे। Absolutely. वरना जब आपसे मिलेंगे तो लगेगा नहीं वो इज अ कमांडो। वो कभी बताते नहीं कि मैं ये था, वो बेसिकली हर्ट से बेसिकली आई मीन यू आर आल्सो अ ह्यूमन Yes. ना। मतलब वो जब लोग उनके बारे में बात करते थे ना सर, जब मेरा इंटरव्यू चलता था फॉर दिस बुक पैरा कमांडो, इनवेरिएबली वो रोना चालू करते थे। अच्छा। व्हेन दे वुड टॉक अबाउट देम, तो वो अरुण वाज डिफरेंट, अरुण वाज डिफरेंट। वो एक कॉमन फ्रेज हर कोई यूज करता था उनकी। तो ये किन किन लोगों से मिले हो इस बुक के रेफरेंस? तो सर मैं मिला हूँ लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांगा, अच्छा। ब्रिगेडियर रंधावा जो अरुण सर के सीओ थे यूनिट में, ही वॉज एक्चुअली, उन्होंने वो पूरा प्लानिंग किया कि 9 पैरा जब वैली में इंडक्ट हुई थी कैसे ऑपरेट करेंगे। कर्नल आलोक झा, ब्रिगेडियर नागी, फिर इनके जो जेसीओ साहब्स थे उनके साथ में, फिर जनरल दैया, सुकृति सिंह दैया, इनके कोर्समेट्स, काफ़ी सारे कोर्समेट्स, कर्नल विनय खोसला, विंग कमांडर येल्ला राव, ये इनके चड़ी बड़ीज थे, मतलब कोर्समेट आप कह सकते हो, जिन्होंने साथ में वो कष्टदायक ट्रेनिंग साथ में किया हुआ है। Okay. तो वो जो बॉन्ड्स बनती है ट्रेनिंग में, वो बॉन्ड हमेशा रहते हैं। वो हमेशा रहते डेफिनेट। और जिनका नाम मैंने जिक्र किया था आपको, कर्नल विनय खोसला एंड विंग कमांडर येल्ला राव सर, जी। तो जो बुक लॉन्च हुआ था उनका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला, दीपक डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल अरेंज मैनेज एवरीथिंग, हम सारा मैनेज कर लेंगे। तो आप ये समझ लो उनका एक कोर्समेट जिनको उन्होंने 30 साल पहले खो दिया, दे हैव सीन हिम 35 इयर्स अर्लियर, बिकॉज उस टाइम व्हाट्सएप हुआ नहीं करता था। करेक्ट। फिर भी वो उसके लिए आज भी इतना कुछ कर रहे हैं। वो दोनों खुद 60 टच हो रहे हैं अभी। अच्छा। बट दे डिड दैट फॉर द कोर्समेट एंड हिज फैमिली। तो ये जो बॉन्ड, इट इज डिफरेंट। जो बॉन्ड एक बार बन जाता है ना उस लेवल पे, फिर आपका वो। तो जब भी मैं जाता था इन लोग से मिलने, आई वेंट टू पुणे ऑल्सो, एक बार जून में गया था लास्ट ईयर। अच्छा। एनडीए इनका स्क्वाड्रन देखने के लिए कि स्क्वाड्रन में फील कैसा होता है, जो कैडेट्स होते हैं उनका फील, हाउ डू दे यू नो लेआउट कैसा होता है, उनका दिनचर्या कैसा होता है कैडेट्स का। तो ये देखने के लिए मैं गया था एनडीए। फिर इनके एड बिहार में जो इनकी इन्फेंट्री यूनिट थी, वहाँ पे भी 5-6 ऑफिसर से मेरा कांटेक्ट हुआ था। तो सर जो ऐसी मिलिट्री की किताबें होती है, यू कांट बेस इट ऑन 1 or 2 इंटरव्यूज। आपको लगभग, मेरा एक्सपीरियंस में मिनिमम ऑफ 50-55 इंटरव्यूज करने पड़ते हैं पर रिसर्च। फॉर दिस आई कैन से अराउंड 65 to 70 इंटरव्यूज मैंने किए हुए हैं। अच्छा। सम पीपल आर सेटल्ड इन जर्मनी, समवन इज इन अमेरिका, जो रिटायर्ड हो गए, किसी के साथ वर्चुअल, किसी को फिजिकल। वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल। जहाँ पे हो गया वर्चुअल, जहाँ पे मिल सकता हूँ फिजिकल। वो तो जनरल सांगा को मिलने गया था मैं, जहाँ पे वो रहते हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरे को लगता है फिजिकल में थोड़ा सा कनेक्ट फिजिकल में कनेक्ट। तो आई वाज लकी कि इनके साथ जो भी क्लोज थे ऑपरेशंस में, उनके साथ मेरी सबके साथ फिजिकल अच्छा मुलाकात हुई है। मैं इनके घर भी गया था, सुजानपुर। सुजानपुर इज अ स्मॉल विलेज नियर पठानकोट। अच्छा। तो वहाँ पे इनके घर गया था, इनके ब्रदर थे, और इनकी भाभी जी थी नीलम मैम, वो अरुण सर को मिली होगी 3 या 4 बार। अच्छा। बिकॉज उस टाइम अगेन एज आई टोल्ड, वो अरुण सर को वो जो इनके ब्रदर की शादी पर मिले थे, वापस वो लोग गए थे फॉर वेकेशन, तो अरुण सर ने उनको 1-2 दिन उधमपुर के पास घुमाया था। 3 या 4 बार ही मिले होंगे। बट वो जब मैम बात कर रही थी उनके देवर के बारे में, तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज। तो मिले ही 3-4 बार ही है, बट दैट बॉन्ड स्टिल रिमेन्स, दैट बॉन्ड एंड दैट ऑर ऑफ दैट पर्सन स्टिल इज देयर इन देयर हार्ट्स। और बुक लॉन्च पे भी यही बात हो रही थी कि अरुण यहीं कहीं है, हमारे बीच में ही है। ही विल बी लुकिंग एट अस फ्रॉम अबाउ, ही विल बी स्माइलिंग, क्या ये सब क्यों कर रहे हो, बिकॉज ही नेवर लाइक्ड दैट लाइमलाइट। तो ये उनका एसेंस था। नाइस। एंड मतलब आई कैन इजीली से यार, मतलब विदाउट अ डाउट दैट जो हमने कंट्रोल किया है टेररिज्म वैली में, जो
इनका बहुत बड़ा हाथ है Definitely. इनके और इनके जो साथ में जो ट्रूप कमांडर्स थे इनके जो ट्रूप कमांडर्स एंड इवन द जवान जो पैराट्रूपर्स थे, राइट, इनका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि इन्होंने जो उस टाइम कर दिया है ना, तो अभी वो एक बेंचमार्क बन चुका है। अभी के जो हमारे ऑपरेटिव्स है वैली में जो ऑपरेट कर रहे हैं, करेक्ट, और दिन रात जो ऑपरेट कर रहे हैं, करेक्ट, इन लोगों ने जो इंटेलिजेंस गैदर की है, जो इन्होंने नेटवर्क बनाया है, हाँ, तो दैट वो इज अभी तक चलता आ रहा है, लेगेसी जो इन्होंने क्रिएट करके छोड़ दिया वहाँ पे। बिकॉज उस जमाने में यार मतलब मिलिटेंट्स डजनों के तादाद में होते थे एक एक विलेज में, करेक्ट, एंड उस समय में ऑपरेट करना और ऑपरेट करते हुए भी बोस्ट ना करना, वरना मतलब हमारा एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि अगर आप कुछ काम कर लो तो आप उसको प्रकाशित करोगे, बताओगे लोगों को यार मैंने, डेफिनेटली दैट इज रिकॉग्निशन चाहिए सबको। ये बंदे ने टेररिस्ट के ऊपर टेररिस्ट आफ्टर टेररिस्ट को एलिमिनेट कर रहे थे, बट कोई डिस्कशन नहीं। यू नेम एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर तैयबा, मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, हर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो उस टाइम एक्टिव थी वैली में, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका एनकाउंटर हुआ है। ही इज डन वंडर्स। और जो ऑपरेशन में हमने इनको खोया भी है, दैट वाज आउट ऑफ बैड लक, बिकॉज एक जगह है बालकुल गली, ओके, सो लोलाब वैली का नाम सुना होगा आपने? हाँ, लोलाब वैली सुना है, बिल्कुल। लोलाब वैली इज इन नॉर्थ कश्मीर, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड लोलाब वैली इज ऐसा है मतलब सर्कल सा है, ओके, एक ही एंट्री है वैली में, एक ही एंट्री एग्जिट है, ओके, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बट बिकॉज ऑफ टेररिज्म वहाँ पे पहले कुछ भी टूरिज्म था नहीं, एंड लोलाब वैली में तो भरे पड़े थे मेरे कश्मीरी मतलब ये टेररिस्ट। इनका प्लान क्या होता था, ये नीलम वैली जो पाकिस्तान में है वहाँ से घुस के अंदर आते थे, ओके, वो लोलाब की पहाड़ियाँ चढ़ते थे, जो लोलाब के आसपास जो पहाड़ियाँ थी उस पर चढ़ के नीचे होता थे टू सोपोर, एंड सोपोर से आगे श्रीनगर को। अच्छा, तो दैट वाज देयर रूट। तो अरुण सर की टीम वहाँ पे थी, अल्फा टीम, उनके साथ थे मेजर भूषण और मेजर सुधीर वालिया, अनदर हीरो जो 99 में जिनको हमने खो दिया था, राइट, मेजर सुधीर वालिया, एंड ये एक ही टीम में ऑपरेशन था, ओके। तो इनको खबर मिली, अरुण सर ने वो खबर मतलब उनके इन्फॉर्मर्स के थ्रू काफ़ी दिनों तक वो ट्रैक करते रहे, इनको खबर मिली कि वहाँ पे लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट्स टेररिस्ट IED बना रहे ऊपर। अच्छा, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ओके। तो ये लोग ऊपर छटके गए, तीन डिफरेंट डायरेक्शन से, ये बालकुल गली नाम की जगह वहाँ पे वो सर्च करने गए हुए। सुबह 5 बजे की बात है, एंड ये जस्ट सूर्योदय हो रहा था, बिकॉज पहाड़ों में सूर्योदय जल्दी हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने टीम में ये 5-6 के टुकड़ियों में काम करते हैं कमांडोज, ये 20-25 के तादाद में नहीं, 5-6। तो उनके साथ जो 4 बंदे थे उनको उन्होंने बोला हार्बर सेट कर लो यहाँ पे, बिकॉज अभी थोड़ा 50 मीटर ऊपर है टॉप। ये खुद थोड़ा सा आगे गए थे जस्ट एक जायजा लेने के लिए कि क्या है, और इनके साथ एक थे हवलदार बाबूलाल मल्ला, अच्छा, हरियाणा के थे वो। तो ये जब ऊपर पहुंचे हैं तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक मिलिटेंट टेररिस्ट कावा बना रहा है सुबह, तो कावा बना रहा था या चाय बना रहा था, दैट इज नॉट कंफर्म, बट वो बना रहा था और चूल्हा जला हुआ था। तो अरुण सर ने शिस्त लिया और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके कुछ ही मीटर आगे वो जहाँ पे खावा बना रहा था, एक केव सा था, छोटा सा गुफा टाइप का, वहाँ पे उन्होंने लकड़ी वकड़ी लगा के एक रबर की शीट डाली हुई थी। वो गुफा एक्चुअली अरुण सर को दिखा नहीं था क्योंकि वो कैमोफ्लेज्ड हो रखा था, ओके। और वहाँ से 4 बंदे निकले, बट ही वॉज इन कवर, ये कवर में थे। वो उन चारों ने क्या किया, इनकी पार्टी पे फायर करना चालू कर दिया। इनकी पार्टी को दिख नहीं रहा था, देवर एट अ लोअर लेवल, वो लोग देख के देवर फायरिंग। अरुण सर ने अपनी आर्ट छोड़ी एंड ही शॉट दोस 2-3 गाइस। अफगानी थे, मतलब देवर अफगानी मिलिटेंट्स, अफगानी थे, पाकिस्तान, इट वाज अ मिक्स ऑफ अफगान फॉरेन मिलिटेंट्स एंड द लोकल टेररिस्ट, इट वाज अ मिक्स, राइट। तो ही किल्ड 4 to 5 ऑफ देम सिंगल हैंडेडली। और उसमें जो बंदे भाग रहे थे वहां पे झाड़ी में पीछे, उनकी एक गोली जो वो अंधाधुंध जो फायरिंग करते हैं विदाउट एमिंग सी, वो एक गोली पत्थर को लग के रिकोशिएट होकर इनके बैक में घुसी। ओह शिट, इट जस्ट रिकोशिएट एंड इट हिट हिम एंड ही फेल डाउन। वहां पे उनको इवैक्यूएट किया गया था। ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर 11 days। अच्छा। 15 सितंबर 95 को गोली लगी थी और श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में थे 10 दिन तक। तो इनके जो अफसर थे जनरल सांगा और ब्रिगेडियर जो रंधावा सर, जो सांगा सर हैड गॉन फॉर अ स्टाफ कॉलेज कोर्स, तो वो श्रीनगर आए थे कोई काम से। जब उनको पता चला कि अरुण को लगी है तो ही वेंट टू सी अरुण। तो अरुण सर ने उनको बोला कि सर, अरुण सर ने उनको गेस्चर किया कि सर कम नियर मी। तो जब वो गए उनके पास तो उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ फील माई टो,
मेरा जो अंगूठा है आप उसको प्लीज फील करके देखो। जनरल सांगा गए, ही फेल्ट हिज टो, बट अरुण सर हैड नो सेंसेशन। अच्छा, उनका मतलब यहाँ से पूरा ही वाज नो सेंसेशन, पैरालाइज हो गए। तब ही अगेन विस्पर्ड टू जनरल सांगा कि सर आई डोंट वांट टू लिव लाइक अ वेजिटेबल, मैं वेजिटेबल की तरह जीना नहीं चाहता। राइट। एंड उस टाइम जनरल सांगा सॉ द हेल्पलेसनेस इन अरुण फेस। अरुण सर, कैप्टन अरुण के फेस में एक क्या बोल सकते हैं, रिग्रेट कि यार ये कैसे हो गया मेरे को, कि मतलब सरप्राइज था कि मतलब उनको लगा शी हैड टेकन एवरीथिंग पॉसिबल, सब सेफ्टी था, बट ही वाज शॉक्ड बियॉन्ड बिलीफ, ये कैसे हो गया, हाउ कुड दिस हैपन टू। तो वो एक हेल्पलेसनेस था उनके चेहरे पे। ओके, आई वाज बोर्न टू फाइट, और ये हो गया मेरे को बिटवीन द। तो एंड ऑन 26 सितंबर मॉर्निंग 9 o'clock 26 सितंबर 95 वी लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ दिस दिल्ली, उनको दिल्ली लाया गया था, एयरलिफ्ट किया गया था। इनके फादर साहब, इनके ब्रदर उनके साथ में थे। उनके फादर गए, ही हैड गॉन टू स्टे एट इनके जो सिस्टर है ज्योति दीदी के इन-लॉ के घर पे रुके हुए थे। अच्छा। एंड जब वो वापस आए सुबह हॉस्पिटल, भागते भागते आए थे वो, ही हैड बैड ओमेंस जो होते हैं। तब उन्होंने, जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, तब ही वाज टोल्ड दैट अरुण सर जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक ही लॉस्ट हिज लाइफ 26 सितंबर को। एंड फिर जनवरी 96 में इनको अशोक चक्र प्रदान किया गया था। अच्छा। मरणोपरांत। जो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था SD शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने इनके पिताजी को अशोक चक्र दिया था, विच इज, एंड ही इज द फर्स्ट वन फ्रॉम पैरा रेजिमेंट टू गेट अशोक चक्र, फर्स्ट फ्रॉम 9 पैरा टू गेट दी अशोक चक्र। वो इस किस्म के थे यार, मतलब इनके बारे में जितना बात करो उतना कम है। एब्सोल्युटली। एंड आई होप आपने बहुत सारे अनहर्ड पहलूज इसमें कवर किए होंगे। काफ़ी किए, कोशिश की हमने, बिकॉज मेरा यही होता है, मेरा ऑब्जेक्टिव एज अ राइटर, लेखक के दौर पे यही मेरा एक गोल होता है कि किताब पढ़ के अगर एक भी यंगस्टर, गर्ल और बॉय, क्योंकि आजकल गर्ल्स भी हमारी इंडिया में जा रही है, करेक्ट, एक भी अगर यूनिफॉर्म पहन ले तो मेरा जॉब डन हो गया, माय जॉब इज डन। एब्सोल्युटली। तो बुक्स लिखी इसीलिए जाती हैं कि लोग उससे प्रेरित हों, इंस्पायर्ड हों, मोटिवेट हों। 100%। तो वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन वी हैव। तो फ्यूचर में भी बहुत सारी इंटरेक्शन होंगी इन चीज़ को लेके। अभी एंड में आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपने, चलो ठीक है, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ आर्मी की तरफ, है ना, बिकॉज आपकी कोई बैकग्राउंड में आर्मी में नहीं है। आपने कभी ट्राई किया आर्मी में जाने का? सो ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट रहेगा। दिस रिग्रेट विल बी दैट टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैंने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, कभी ट्राई नहीं किया? अगर मैं कोशिश करता, मान लो जैसे आपने किया हुआ है, यू हैव ट्राइड SSB, तो आपको हमेशा रहेगा यार मैंने कोशिश किया, गया माय बेस्ट। करेक्ट। मेरे को ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। अगर मैं करता, हो जाता, रिजेक्ट हो जाता, ठीक है, नो बिग डील, बट वो मेरे को हमेशा वो एक। तो आपने जैसे बुक्स वगैरह लिखी सब, उस टाइम भी आपको ये नहीं होगा मेरे को जाना चाहिए, ज्वाइन करना? तब तक आई वाज 22 और उस टाइम वो 21 का था, वो जब कॉलेज मेरी हो गई थी। और उस टाइम ना, अभी स्पेशली आवर जनरेशन, वो फिक्स नहीं होता माइंड में, क्या करना है, असमंजस सा रहता है, तो टाइम निकलता जाता है। एंड द आर्मी दैट डजंट वेट फॉर यू, एवरी फ्यू मंथ्स यू हैव दैट SSB का, और निकलता जाता है। एंड आई गॉट इन्वॉल्व इन माई फैमिली बिजनेस। 21 में मैं आ गया था आफ्टर कॉलेज, बुक लिखने के साथ साथ आई एंटर्ड द बिजनेस। तो वंस आप किसी में उलझ जाते हो ना, तो उससे बाहर, तो दिस इज माई वे ऑफ मेरा पैशन जो मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अदर देन दी स्टोरी ऑल्सो, मैं और आर्मी ऑफिसर से बात करता रहता हूँ टैक्टिक्स के बारे में। अच्छा सर, हथियार के बारे में। आई गॉट अ चांस टू फायर अ कपल ऑफ वेपन्स जब मैं आर्मी के इसमें गया था। तो ये मेरे को, मतलब ये मेरे को आर्मी से जुड़ा हुआ रखता है। मेरे को ऐसा लगता है कि आर्मी में ना होते हुए भी आई एम समवेयर अ पार्ट ऑफ द आर्मी। या करेक्ट। सो आई थिंक you were born to do a bigger jobs, I mean bigger purpose, कि आप जो स्टोरीज है, जो अनहर्ड स्टोरीज हैं, उसको सामने लेके आए। एक आई थिंक लास्ट में मेरा एक और आपसे सवाल रहेगा कि बुक लिखते हैं, चलो ठीक है, आपने लिखी, फर्स्ट बुक आपने जो लिखी है, वो थॉट कैसे आता है कि भाई क्या लिखना है, कैसे उसकी स्टोरी लाइन होगी, कैसे करते, मान लो एज अ लेमैन मेरे को एक बुक लिखनी है, जैसे मेरे को कुछ किसी भी स्टोरी, कुछ भी करना है, कैसे शुरू करे कोई आदमी या कोई यंगस्टर है जो करना चाहता है? फर्स्ट, टू बी अ गुड राइटर यू मस्ट बी अ गुड रीडर। रीडर। अच्छा लेखक बनने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ता है, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है।
एंड आप उसी चीज़ पे फोकस करो जिस पे आपको इंटरेस्ट है. ओके. अगर मेरे को मिलिट्री जॉनर में इंटरेस्ट है तो मैं उसी की किताबें पढ़ूंगा. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको यही जॉनर पसंद आएगा. किसी को मिस्ट्री पसंद होगी, किसी को क्राइम पसंद होगा, किसी को रोमांस पसंद होगा. और मैं ये भी हमेशा बताता हूँ कि अगर मैं दूसरे जॉनर में लिखने की कोशिश करूँ अभी भी, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. ओके. बिकॉज माई पैशन एंड माई हार्ट लाइज इन दी आर्मी. और मेरा सर स्कूल में, आई स्टडीड बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बैंगलोर. इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट. वहाँ से मेरा थोड़ा इंग्लिश मतलब बेसिक अच्छा था. इंग्लिश आई वॉज गुड इन माई एसे राइटिंग, जो होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, हमेशा टॉप 3 में आता था. तो मेरे को खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, यू कैन राइट सो मच इंग्लिश, तो मैनेज कर लेगा. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप सीखते रहते हो. करेक्ट. मतलब आई कैन ऑलवेज टेल यू दैट मैंने जो फर्स्ट किताब में लिखी है, आई हैव इम्प्रूव्ड. इफ यू रीड दिस एंड दिस, आपको एज अ रीडर यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन द वे आई राइट. राइट. बिकॉज एट 20-21 आप लिखते हो. देन आई वॉज गिवन टिप्स. मैं सीखता गया जैसे जैसे मैं पढ़ता भी गया साथ में. आई ऑल्सो हर्ड फ्रॉम दी अदर ऑथर्स. उन्होंने मेरे को बोला अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स कैसे लिखते हो आप, कैसे फील होना चाहिए. एक राइटर है रचना बिष्ट रावत. अच्छा. उन्होंने भी काफ़ी आर्मी पे किताबें लिखी. शी इज़ फ्रॉम दी बिपिन रावत सर की किताब भी उन्होंने लिखी है. ओके. तो उनके फादर आर्मी में थे, ब्रदर आर्मी में, उनके हस्बैंड भी आर्मी में. तो रचना मैम इज़ अ प्रोलिफिक राइटर. अच्छा. उन्होंने मेरे को एक बार बोला था, दीपक यूज ऑफ 5 सेंसेस. आपके जो 5 इंद्रियां होती है आप उसका प्रयोग करो जब आप किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे अभी कोई ऑफिसर अटैक में जा रहा है तो आंखों से क्या देख रहा है, व्हाट इज ही फीलिंग, वेदर, हाँ वो सुन क्या रहा है, स्मेल क्या हो रहा है इसका, व्हाट कैन ही फील, अगर जब खून गिर रहा है व्हाट कैन ही टेस्ट, जो वो है. सो ऑल दैट इफ वी ऐड दैट तो वो राइटिंग का थोड़ा वो निखर के आता है. वेरी नाइस. यू आर एबल टू गेट दैट इमेज. और रीडर्स को ऐसा लगता है कि मैं उसी जोन में हूँ. तो मैं हमें एक ही टिप देना चाहूँगा जो अपकमिंग राइटर्स है, यू रीड अ लॉट एंड डोंट राइट टू जस्ट गेट इट पब्लिश्ड. लिखते रहो आप. कभी ना कभी देयर विल बी अ डायरेक्शन. एंड राइट इन द जॉनर इन विच यू आर इंटरेस्टेड. क्योंकि अगर आप मेरे को आज बोल दो कि दीपक राइट समथिंग ऑन मिस्ट्री और राइट समथिंग ऑन रोमांस, आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. बिकॉज जहाँ पे पैशन है, जहाँ पे आपको लगता अच्छा है, दिस नेवर फील्स लाइक अ बर्डन टू मी. मेरे को ऐसा कभी नहीं लगता है कि मेरे को खत्म करना है, मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करनी है. बिकॉज आपका मेरे को शौक है. इवन इफ इट्स 1 AM 2 AM रात के, मेरे को अच्छा लगता है, तभी आप कर सकते हो. और एल्स यू कैन नॉट. फिर आप एक ही पेज में रुक जाओगे. हाँ, फिर आपका फिर थॉट नहीं आएगा. 2 पेज में आप रुक जाओगे. यू विल जस्ट. और कोई लोग बीच में फंस जाते हैं कि अभी यहाँ से कैसे हम लोग नेविगेट करें. तो पहले सबसे फर्स्ट यू मेक अ ब्लूप्रिंट. ओके. अभी जैसे नॉन फिक्शन है तो नॉन फिक्शन में किसको किसको कांटेक्ट करना है, इनके लाइफ के, हीरो के लाइफ के कौन से पहलू हमको कवर करने हैं. तो जब आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, तब आप जब इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार इसकी स्टोरी लाइन कैसी होगी. जैसे अरुण सर की हमने हमारा फर्स्ट 2 पेजेस इज अबाउट द फर्स्ट एक्शन, एक प्रोलॉग जैसे. प्रोलॉग मतलब ऐसा उनका एक्शन हुआ एंड देन वी गो टू हिज चाइल्डहुड. ओके. एंड देन सब्सिक्वेंटली एंड देन वी कम बैक इन द लास्ट चैप्टर टू हिज एक्शन. सेम एक्शन. तो उससे क्या थोड़ा सेट हो जाता है मोमेंटम जो बुक के लिए. सो दिस अभी हमेशा एक लाइफ में इंसिडेंट्स होते ही है. आई एम श्योर आपके भी लाइफ में इंसिडेंट्स रहे होंगे बचपन में जो यादगार है. तो दोज इंसिडेंट्स यू कैन एज एन राइटर देन आपको एक आइडिया लग जाता है कि कब कैसे किस ऑर्डर में इसको करना है. और कभी कभी तो ओवर राइट भी नहीं, मतलब आपको तो इतना इन्फॉर्मेशन, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है और उसमें से मेन चीज वो डीक्लटर करना. यू हैव टू बी जजमेंट. वो बहुत यू हैव टू हैव अ वेरी गुड जजमेंट फॉर दैट. क्योंकि आपको लगता है यार ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, फिर कहाँ आपको एक लाइन खींचनी है. वहाँ पे एडिटर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो पब्लिशिंग हाउस में एडिटर्स होते हैं. अच्छा. तो मी एज अ राइटर मैं दिल से लिखता हूँ कि यार ये सर ने बोला है तो ये तो लिखना है. बट जब वो पढ़ते हैं एज अ थर्ड पार्टी तब उनको लगता है कि थोड़ा ड्रैग हो रहा है यहाँ पे. सो दैट राइटर वो सीख जाएगा. तो डेफिनेटली मतलब जैसे आपने ये 200 पेज की, जितनी 150 पेज की बुक लिखी है, 220, तो ये आपने जब लिखी होगी मे बी 300-350 पेज की होगी. 245-250 की थी. अच्छा. मैं ऑलरेडी, मेरे को अभी वो ड्रिल, अभी मेरी आदत हो गई है ना उसकी. बिकॉज आई नो, मैं भी अभी जब खुद पढ़ता हूँ तो मैं एज अ थर्ड पर्सपेक्टिव नजरिए से पढ़ता हूँ. एज अ रीडर हाउ डू आई फाइंड इट. करेक्ट. तो मेरे को भी अभी वो एक आइडिया लग गया है कि यार ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जस्ट इसको यहाँ पे एंड कर दो. देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट जो पैराग्राफ, नेक्स्ट सीन है जो. तो ये एक आइडिया लग जाता है राइटर्स के लिए, आई थिंक. एंड आज तो यार आई कैन से इट इज़ ईजी कंपेरेटिवली, क्योंकि
सोशल मीडिया आने से कॉन्टैक्ट्स मिलना टफ नहीं है, जो पहले 25 साल पहले था, 20 साल पहले था. करेक्ट. सो नाउ थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर. और आपके पास इतने टूल्स भी आ गए हैं जो आपको एडिट. बट आई डोंट, मतलब टूल्स मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ. मतलब आई गेट दिस क्वेश्चन आस्क्ड ऑफन. कोई लोग बोलते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है, अभी तो AI भी आ गया. बट आई ऑलवेज बिलीव के टाइप करके ही देन यू गेट दैट सेटिस्फाइड, बिकॉज AI विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग दैट इमोशन. हाँ, जो आपका अंदर की फीलिंग है, दैट AI विल नेवर बी एबल टू कैप्चर, नेवर. वरना फिर यार वर्ल्ड विल स्टॉप टू एग्जिस्ट. Correct. अगर AI ये सब करना चालू कर देगा. बट आपको क्या लगता है अभी आने वाले समय में AI इसको कुछ कर पाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कॉपीराइटर्स बेसिकली. So AI का आई फील देयर शुड बी अ, AI इज गुड अप टू अ लेवल, इट इज़ वेरी गुड, बट उसके ऊपर एक दायरा होना चाहिए. दे मस्ट बी लॉज फॉर AI, जैसे हमारे साइबर लॉज होते हैं. तो AI के लिए आई डेफिनेटली फील दैट दे, बिकॉज इसका मिसयूज काफ़ी हो रहा है. अगर आप देखो जो रील आ रहे हैं अभी इंस्टाग्राम में, इट इज़ वेरी मिसयूज्ड. और जो ब्रांड इसका जो जिनको होता है दैट इज़ दी सेलिब्रिटीज़. और आजकल पीपल फॉर अ फ्यू क्लिक्स, फॉर अ फ्यू लाइक्स, यंगस्टर्स हु डोंट नो के कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इस चीज़ का. करेक्ट. उनको कॉन्सिक्वेंस पता नहीं है, बिकॉज दे हैव नेवर बीन एजुकेटेड ऑन दैट. So they are, you know, under different names they come and they start doing these things. So it becomes very tough for the society. मतलब वो काफ़ी, so there must be a few laws to AI as well. Cyber laws जैसे है, तो AI laws also I feel is the way forward. डेफिनेटली सर. आई थिंक थैंक यू वेरी मच जो आपने फर्स्ट ऑफ टाइम दिया है हमें इसके लिए. एंड में जस्ट आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर नेक्स्ट बुक? नेक्स्ट सर 2-3 आइडिया चल रहे हैं दिमाग में, 2-3 चीज़ें हैं. मैं ऑपरेशन पवन के बारे में काफ़ी सोच रहा हूँ, जो श्रीलंका में हुआ था. IPKF जो गई थी हमारी शांति सेना, उसके बारे में लोग चर्चा करते नहीं, बिकॉज ऑपरेशन पवन एंड 1962 के बारे में काफ़ी कम चर्चा होती है. 62 जो चाइना की वॉर थी, बिकॉज वी हैड मेनी कैजुअलिटीज और द रिजल्ट वाज नॉट एज व्हाट वी डिजायर्ड. बट बहादुरी कहीं पे कम नहीं थी. बहादुर उतने ही थे. सो दैट इज वन. एक मेजर मोहित शर्मा, हाँ, वन पैरा. धुरंधर देखी है आपने? धुरंधर देखी है, बट द धुरंधर इज नॉट बेस्ड ऑन हिज. बट ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने नहीं देखी. लोगों ने वही किया, जैसे मैंने आपको बोला, जो यंगस्टर्स होते दे पेडल दैट स्टोरी, क्योंकि रणवीर सिंह का जो लुक है मूवी में, इट इज वेगली सिमिलर टू व्हाट मेजर मोहित शर्मा वाज इन द कश्मीर वैली. तो जो यंगस्टर्स हैं 19-20 साल के, जो इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं, उन्होंने ये स्टोरी पेडल कर दी गई, ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर मूवी. इस स्टोरी को उठा लिया न्यूज़ चैनलों ने, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, एंड दे स्टार्टेड सर्कुलेटिंग दिस थिंग. फिर मेजर मोहित शर्मा के जो ब्रदर हैं मधुर सर, उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा आदित्य धार से. आदित्य धार ने उनको क्लैरिफाई किया कि दिस इज नॉट अ मूवी बेस्ड ऑन मेजर मोहित शर्मा, बिकॉज दिस मूवी इज अबाउट अ स्पाई, अबाउट अ रॉ एजेंट हु इज गॉन टू पाकिस्तान. मेजर मोहित शर्मा जब तक पब्लिक रिकॉर्ड में, ही इज नेवर went to Pakistan. He's changed his look and been with the terrorists, but that is in within Kashmir, within India. He's never gone across and he was never a part of RAW. He was a special forces officer. Correct. So ये मतलब यही होता है, मतलब this is जो मीडिया का, you can say the power of media. Social media when it is used in a wrong way. Correct. Social media. So धुरंधर, तो मेजर मोहित शर्मा is one story. Then there's Captain तुषार महाजन. अच्छा. आपने उनका नाम सुना होगा. He's also from 9 para. We lost him in 2016. Okay. In Pampore में अटैक हुआ था जब. 2016 में we lost Captain पवन कुमार, तुषार महाजन, ओम प्रकाश सर. We lost I think 7 people in that. Okay. तो तुषार महाजन सर की भी चल रहा है अभी. मतलब these are the ideas which are floating around. Okay. Currently we इस पे focus है because we just launched it on December 27th. How's the response from the people? Very good. Touch wood, it has been very good. Okay. It is, I can say it is comparable to, it is slightly better than this and that. Okay. Because now I have a leadership base also. Now people know. Correct. So I have that benefit for this book. And the response has been good by God's grace. Nice sir. I think आपकी जो नई बुक आएगी then again we'll circle back. एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे. पक्का. और जो आपने स्टोरीज बताई हैं definitely it's very encouraging and I hope the readers जो आपका फैन बेस है और भी रीडर्स हैं जो इंटरेस्ट करते हैं इन बुक से काफ़ी कुछ सीखेंगे और मोटिवेट होंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करना, स्पेशली इंडियन आर्मी के ऊपर कभी बात करना हो तो इट इज़ अ प्लेजर. जय हिंद. थैंक यू. जय हिंद.